बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सनान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस ख़तरनाक वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में हमेशा की तरह आपको बताएंगे आज के टॉपिक्स के हवाले से कि जिन पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिनके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, जिन पर हम रोशनी डालने जा रहे हैं। और उनके ज़रिए जब हम ये कहते हैं कि हम किसी टॉपिक की अहमियत को उजागर करेंगे, किसी टॉपिक पर रोशनी डालेंगे, उस पर एम्फसाइज़ करेंगे, तो उसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये भी जो है वो जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का पहला टॉपिक जिसके हवाले से हम बात करेंगे वो है जी अच्छी सरगर्मियों के हवाले से। जो हम बात करते हैं जब भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की, ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हेल्दी एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती हैं, ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ सेहतमंद सरगर्मियाँ कैसे बन सकती हैं, इनको आज हम जानेंगे। और इन्हीं सेहतमंद सरगर्मियों के हवाले से जब बात करेंगे तो इसके फ़वाइद क्या हैं वो हम जानेंगे। बिलखुसूस बात होगी बच्चों के हवाले से कि वो बच्चे जो सेहतमंद सरगर्मियों को परफॉर्म करते हैं, जिनके वालिदैन अपने बच्चों को इंडल्ज करते हैं ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ में, उनकी ज़हनी नशोनुमा कैसे हो रही होती है। ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ उनकी जिस्मानी नशोनुमा में इससे क्या असरात मुरतब होते हैं, क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और फिर जानेंगे कि इन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की इम्पॉर्टेंस किस तरह से बरकरार रखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि आज हमने जो है वो सोच लिया कि हम हेल्दी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, या 1 महीना 2 महीना हमने उनको बहुत अच्छे से रेगुलरली परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद हमने वो एक्टिविटीज़ छोड़ दी और फिर हम भूल गए कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना या हेल्दी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आता है कि हम किस तरह से इरादे की पुख्तगी को देखते हैं और अपने इरादे को पुख्ता कैसे बना सकते हैं। तो जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों के हवाले से बात होगी, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा, बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा, और कितना ज़रूरी है कि जब हम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या हेल्दी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो उनके ज़रिए अपने बच्चों की मेंटल कैपेसिटी को इन्हांस करना, बूस्ट करना। जहाँ मेंटल हेल्थ की बात होगी वहीं फ़िज़िकल हेल्थ को भी डिस्कस करेंगे। और आज का जो दूसरा टॉपिक होगा वो हमारे मुस्तकबिल के मेमारों के हवाले से होगा, हमारे नौजवानों के हवाले से होगा। हम जानेंगे कि जहाँ बच्चों की हम बात करेंगे वहीं नौजवानों के लिए कितना ज़रूरी है कि उनकी भी सेहत अच्छी हो, उनकी ज़हनी नशोनुमा जो है वो बेहतर बन सके, और ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ उनकी जिस्मानी नशोनुमा भी बेहतर बनाई जा सके, उस पर भी तवज्जो देना हमारी ज़िम्मेदारी है। अब इसमें वालिदैन का क्या किरदार है, इसमें टीचर्स का क्या किरदार है, इसमें हमारे माशरे का क्या किरदार है, माशरा किस तरह से आगाही फ़राहम करता है, माशरे के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, वो किस तरह से गाइड करते हैं, किस तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, उनकी रहनुमाई कितनी ज़रूरी है। इन टॉपिक्स को भी जो है वो हम शामिल करेंगे अपनी गुफ्तगू में। इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो लाइव कॉल करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से दूर हैं, दीगर माशरों में ज़िंदगी गुजारें, दीगर ममालिक में ज़िंदगी गुजारें, वहाँ वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की इंपॉर्टेंस को किस तरह से देखते हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ किस तरह से अपनाते हैं, अपने बच्चों की नशोनुमा किस तरह से करते हैं, चाहे वो ज़हनी हवाले से हो या जिस्मानी हवाले से हो, उसको बेहतर बनाने के लिए कितनी एफ़र्ट्स की जाती हैं, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आगाज़ में मेहमानों से मुलाकात भी होगी, उनका तारुफ भी होगा और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा, लेकिन उससे पहले मौसम की सूरत हाल को शामिल करेंगे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 31 डिग्री सेंटीग्रेड। बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड।
जी, कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 24, मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के दोनों टॉपिक्स के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। जिस पर सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वो बच्चे हैं और बच्चों की ज़हनी नशोनुमा कैसे बेहतर बनाई जा सकती है जब हम अपने बच्चों की हेल्दी एक्टिविटीज़ पर नज़र डालेंगे या फिर सेहतमंद सरगर्मियों में बच्चों को इंडल्ज करने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराते हैं। जी, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं एडवोकेट ज़ेब फयाज़, माहिर कानून है, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़ेब, खैरियत से हैं? ज़ेब के साथ आज की जो दूसरी मेहमान है न्यूट्रिशनिस्ट है महरीन बिलाल, आप सब उनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम महरीन। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। महरीन के साथ आज की जो हमारी तीसरी मेहमान हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं सिद्रा अख्तर चौधरी, उनको भी वेलकम करते हैं। क्या हाल है सिद्रा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आगाज़ में हम जानेंगे कि हेल्दी एक्टिविटीज़ कहते किसे हैं और कितना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे हेल्दी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। ज़ेब क्या कहेंगी इस हवाले से? बच्चे जो हमारे माशरे में हैं उन पे अगर एक नज़र दौड़ाई जाए तो आप देखेंगे कि उनका जो स्केड्यूल है वो टोटली रिलेटेड टू एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत कम है और ना पेरेंट्स जो है उनको एक बूस्ट करते हैं कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर में जाओ। यहाँ पे उनके ज़हन में होता है कि अगर एक्स्ट्रा करिकुलर में गए तो एकेडमिक्स में ये कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर में ये हेल्दी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे गेम्स, ये मतलब फिजिकल एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, स्पोर्ट्स कहते हैं, उसको इतना इनकरेज नहीं किया जाता हमारे माशरे में। आपने पूछा कि हेल्दी एक्टिविटीज़ होती क्या हैं, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर बॉडी। जो आपकी हेल्थ है ना, आपकी ज़ाहिर आपकी हेल्थ शुरू ही आपकी बॉडी से होता है, उसके अंदर आपका माइंड भी है, उसके अंदर आपके जो पूरी बॉडी है वो भी है। माइंड के लिए हेल्दी एक्टिविटी क्या है कि बच्चों को बुक्स पढ़ने की आदत डलवाई जाए, नॉट जस्ट एकेडमिक्स, नॉट जस्ट कि उनका जो कोर्स है वो, उसके अलावा जो बच्चों का शौक है बुक्स उनके साथ बैठ के पढ़ा जाए। मगरबी ममालिक में बच्चों को सोने से पहले बेड टाइम स्टोरी सुनाया जाता है। उसका रीज़न यही है कि बच्चों में उस बुक से प्यार हो जाता है, बल्कि वो कहते हैं कि यही वाली जो स्टोरी है ना आप हमें डेली सुनाओ। फिर वो खुद भी उसके जो सफ़ात हैं वो पलटते हैं कि हमें अभी पढ़ना नहीं आता लेकिन वो कोशिश ज़रूर कर रहे हो। हाँ, ये अब देखिए ना, ये हो गया माइंड के लिए हेल्दी एक्टिविटी। बॉडी के लिए हेल्दी एक्टिविटी, ज़ाहिरी बात है कि बच्चों की हरकत और सकनात बहुत ज़रूरी है। अगर वो बैठ के एक कमरे में सुबह से शाम तक या मतलब रटे ही लगाएंगे या सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ेंगे तो उनकी बॉडी तो लागर हो जाएगी। माइंड ठीक है, उनका थोड़ा बहुत चल जाएगा सही, लेकिन वो भी रटों में चल रहा है। वो उनको वो आ ही नहीं रहा कि वो कैसे क्रिएटिव किया जाए, कैसे उनका आउट ऑफ बॉक्स उनको सोचने का उनको वो एक मौका दिया जाए। तो जो बाकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें स्पोर्ट्स वगैरह तो बेइंतहा ज़रूरी हैं। इसको हमें बिल्कुल भी नहीं ऐसे सोचना चाहिए कि ये इससे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, इससे बच्चे पूरा या उनका ध्यान बढ़ जाएगा। ऐसे ये सोच हमने ख़त्म करनी है अपने माशरे में। ये सोच कैसे ख़त्म करनी है, इस पर अपने तीनों मेहमानों का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। महरीन से जानते हैं कि वो हेल्दी एक्टिविटीज़ के हवाले से हमें क्या बताएंगी। जी महरीन। हुमा, बच्चों के साथ और न्यूट्रिशन का, क्योंकि बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो ये काफ़ी लिंक्ड होती है कि उनकी किस किस्म की हेल्दी डाइट हो, फिर उनके पेरेंट्स की क्या अप्रोच है अपने बच्चों की डाइट से टुवर्ड्स ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में मैं देखती रहती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ पे दो तरह की एक्सट्रीम मिलती हैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वो पेरेंट्स होते हैं जो ओवर कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चों के मामले में, वो अपने बच्चों को ओवर कॉन्शियसली उनको जिम भी करवा रहे होंगे, उनको स्विमिंग क्लब्स भी ज्वाइन करवा रहे होंगे, उनके लिए दो ट्यूशन्स भी रखी हुई होंगी, एकेडमीज़ भी ज्वाइन की होंगी। लाइक वो पेरेंट्स जो ओवर कॉन्शियस होते हैं कि बच्चे की तालीम भी हो, तरबियत भी हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो। एट दैट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा जब एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा बच्चा प्रेशराइज हो जाता है, बिकॉज उसको अपनी एज में जो रेस्ट मिलना चाहिए, जो खेलने की एक्टिविटीज़ होती है वो बस इसी चक्कर में निकल जाती हैं कि ये मेरा जिम का टाइम है, ये ट्यूशन का टाइम है, ये एकेडमी का टाइम है, ये मेरे कायदे का टाइम है, ये स्कूल का टाइम है।
सो बच्चे का वो जो एक टाइम है खेल कूद का, वो उसमें काफ़ी हद तक उसकी अपनी लाइफ बचपना ख़त्म हो जाता है। एट द अदर एक्सट्रीम जो मैं कह रही हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते। लाइक बच्चा तो खुद नहीं अपने बारे में समझता ना कि मेरे लिए क्या राइट है, मेरे लिए क्या रॉन्ग है, मैं क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ। अगर बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है तो पेरेंट्स आइसक्रीम दे रहे हैं, बच्चा फास्ट फूड मांग रहा है पेरेंट्स फास्ट फूड दे रहे हैं, वो होम डिलीवरी मांग रहा है, पिज़्ज़ा मांग रहा है पेरेंट्स वो भी दे रहे हैं। नो डाउट कि वो अपनी मोहब्बत में वो सब कर रहे होते हैं कि मैं अपने बच्चे की ये डिमांड है, मैं उसको वो चीज़ दूँ, लेकिन और दूसरी जगह पे उसको ये चीज़ कि अच्छा ये नहीं करना वो नहीं करना, आप ख़राब हो जाओगे, आउटडोर एक्टिविटीज़ आप करोगे। हमारा सोसाइटी इस किस्म की हालात इस किस्म के हैं कि लोग बच्चों को पार्क्स वगैरह में नहीं भेज रहे होते। ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं इनको पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है कि हालात चाहे कुछ भी हैं, बच्चे की जिस्मानी ज़रूरियात चेंज नहीं हुई। बच्चे को अभी भी जो बॉयज़ हैं स्पेशली उनको जो है वो पार्क्स में उनके लिए फ़ुटबॉल ज़रूरी है, की आउटडोर गेम्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं समझती हूँ कि आजकल गैजेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा बच्चों को स्पेशली इन द पेंडेमिक बच्चे बहुत ज़्यादा इनडोर गेम्स की तरफ चले गए हैं। सो इसमें हम ये चीज़ अब देखनी है कि इनडोर में क्या वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि जिससे बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी भी हो। फॉर एग्जांपल टेबल टेनिस हो सकता है, घर के अंदर ही वो क्रिकेट कर सकते हैं, अंदर ही वो फुटबॉल बैडमिंटन कर सकते हैं। इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो बच्चा अपने घर की छत पे खेल सकता है, अपने कार पार्किंग में खेल सकता है, लॉन में खेल सकता है। अलॉन्ग विद दैट उनकी जो हेल्दी डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर वक्त बच्चे को वही पैकेट खोल के खिलाने वाली बिस्किट खोल के खिलाना, और पैकेट खोल के खिलाने वाली जो रेडी टू कुक और प्रोसेस चीज़ें हैं उनसे निकल के बच्चे को नेचुरल डाइट की तरफ हमने लेकर जाना है। उनके टेस्ट बर्ड्स को डेवलप करना पेरेंट्स का काम है। अगेन मैं फोकस कर रही हूँ कि बहुत मुश्किल है जो कि अभी नज़र आता है, और अक्सर जो है वो वालिदैन शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा अपनी पसंद नापसंद शो करता है और वो हमारी कही हुई चीज़, हमारी दी हुई चीज़ नहीं खाता। इन मसाइल का हल क्या है महरीन से ही जानेंगे। सिद्रा क्या कहना चाहेंगी, हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कितनी ज़रूरी हैं बच्चों के लिए? इसके हवाले से तो हमने जाना एक बच्चे की ज़हनी नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए कितना ज़रूरी है कि पेरेंट्स फोकस्ड भी हों और उसके लिए एफर्ट्स भी करें। बिल्कुल ऐसा ये हुआ कि जब आज का हम टॉपिक देखते हैं तो हम 61% यूथ की बात कर रहे हैं और 36% चाइल्ड जो हमारे पाकिस्तान के किड्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 97% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, और स्पेशली आजकल जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा उनमें रेज़ आया है, उसकी अहम वजह क्योंकि इनडोर रह के गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पेरेंट्स खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं साइकोलॉजिकली, फ़िज़िकली, इमोशनली। वो क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए ये बिल्कुल सारा सिनेरियो न्यू है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए बिठाना, और फिर उसमें पहले तो टीचर की एक एनर्जी लग रही होती थी, अब टीचर स्क्रीन के उस पार है, और इस सूरत हाल में जो मदर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैं तो कहूँगी कि डबल हो गई है कि बच्चों को बिठाना और फिर घर का काम करना और फिर सारा दिन बच्चों को घर पे देखना। तो बच्चों की जब ज़हनी नशोनुमा की बात होती है तो सबसे पहले वेल बीइंग जो है एज अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जब बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं होता तभी से उसकी जो सेहत है, साइकोलॉजिकल सेहत या फिर उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसी के साथ उसकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो जुड़ी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इग्नोर करते हैं, यानी कि प्री नेटल लेवल से लेके अब पाकिस्तान में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अगर हम देखें अपने बाकी ममालिक के साथ हम कंपैरिजन करें तो पता चलेगा कि कितने बच्चे हैं जो दुनिया में आने से पहले ही मर जाते हैं, और कितने बच्चे हैं जो 3 साल की उम्र तक नहीं पहुंचते, और फिर कितने बच्चे हैं कि जो स्कूल लेवल पे जाते हैं और वहाँ पे किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, ख्वाह वो फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो। और फिर हम पाकिस्तान में रहते हुए हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हमारा ताल्लुक उस खित्ते से है जहाँ पे आपके पास कहर ज़दा इलाके भी हैं, जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हमने बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ को देखना है, वहाँ पे हमने किसी बच्चे की एक रोटी जो है दे के उसकी फिजिकल और उसकी इमोशनल नीड्स को भी पूरा करना है। तो हमने हर डायमेंशन को ज़रूर मद्देनज़र रखना है ताकि हम देख सकें कि यही बच्चे जो आज 36% है पाकिस्तान का, ये कल को 70% तक जाएंगे, और हम उनके लिए क्या इनपुट डाल रहे हैं, और ये इनपुट बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए। सही, क्योंकि देखिए जब भी हम ये देख रहे हैं, आज हम यूथ की बात कर रहे हैं
تو یوتھ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یوتھ یہ ہمارے وہی بچے ہیں جو آج ایک نیکسٹ جنریشن کا ایک چنک بن چکے ہیں. تو ہم نے جب بھی بات کریں گے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسل محفوظ ہو، صحت مند ہو، تو آپ نے آج سے ہی ان کے اوپر توجہ دینی ہے. صحیح. اور یہ توجہ جو ہے یہ صرف ٹیچرز کی ذمہ داری نہیں ہے، پیرنٹس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے، باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے پیسہ کما کے لا دیا، ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے بچے کی نیڈس پوری کر دی، ٹیچر کی یہ ذمہ داری کہ اس نے بچے کو پڑھا دیا. لیکن وہ جو مینٹورشپ تھی وہ کہاں گئی؟ یعنی کہ ہم نے جس ایرا کے اندر ہم لوگ جس میں پرورش پائی ہے، ہمیں تو پوری گلی محلے کے لوگ جو تھے وہ ایکولی ٹریٹ کرتے تھے. لیکن آج آپ کا بچہ اتنا سیف نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے گلی میں کھڑا بھی ہو جائے، کیونکہ وہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ سیکشول ابیوز سے لے کے ایموشنل ابیوز سے لے کے فزیکل ابیوز کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور جب ہم چائلڈ رائٹس کی بات کرتے ہیں تو چائلڈ رائٹس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چائلڈ لیبر کی بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے کہ اسے تعلیم دی جائے، اسے صحت دی جائے، اس کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے. لیکن ہمارے ہاں کچھ پیرنٹس اس کو اپنا بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو یہ فیسلٹی دے رہے ہیں، جبکہ یہ اس کا رائٹ ہے، یہ آپ اس سے چھین نہیں سکتے ہیں. صحیح. اور یہ حکومتی ادارے بھی رسپانسبل ہیں اس کو دینے کے لیے، اور یہ آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے. لیکن اس کے اندر آپ کوالٹی کتنی ڈال رہے ہیں، اپنی جو بھی ایفرٹس ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو اسی پوائنٹ آف ویو سے آگے میں سائیکولوجیکل ہیلتھ کو بھی ضرور ٹچ کروں. بالکل، ہم اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ کتنا ضروری ہے ایک بچے کی ایموشنل ہیلتھ کے حوالے سے ہم اویئر ہوں، سائیکولوجیکلی اس کو ہم ڈیل کریں، اور ساتھ ساتھ اس کی فزیکل ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے بھی ایفرٹس کریں. زیب، جس طرح کہ ہمارے دونوں پارٹیسپینٹ نے بہت اچھی گفتگو کی، ہم اس پوائنٹ پہ دوبارہ آتے ہیں کہ کیوں والدین یہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ اپنے کورس کو ہی دیکھے، اپنے کریکولم پر ہی فوکس رہے، وہ کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی کرے گا تو شاید وہ بیمار پڑ جائے گا، یا اس کا دھیان بڑھ جائے گا، یا پھر اس کے جو ہے وہ گریڈز کم ہو جائیں گے، وہ اس طرح سے پوزیشن ہولڈر نہیں رہے گا. یہ بہت سارے ایسے خوف ہیں جو کہ پیرنٹس بچوں پر حاوی کر دیتے ہیں، خود بھی پریشرائز ہیں اور بچے کو بھی پریشرائز کرتے ہیں. اس سے بھی تو کہیں نہ کہیں بچے کی ہیلتھ جو ہے وہ سفر کر رہی ہے نا. بہت زیادہ کرتی ہے. اصل میں پیرنٹس جو ہے وہ بچوں میں سیلف گروتھ کے بجائے وہ ان میں کمپٹیشن کا عنصر ڈالتے ہیں، اور مارکس کی جو جنگ ہے نا کہ یہ بچے نے مارکس زیادہ لیا، اس کی پوزیشن آئی ہے، اس کا یہ ہوا ہے، یہ بچوں میں انکلکیٹ کر رہے ہیں، بجائے یہ کہ اس بچے کا جو مینٹل لیول ہے اس کے مطابق جو بھی وہ لے رہا ہے اٹس اوکے. اگر کہیں پہ وہ پرابلم کر رہا ہے یا کہیں پہ کوئی کمی آ رہی ہے مارکس میں، تو اس کو بجائے اس کو زیادہ مطلب اس کے اوپر اور مینٹل پریشر ڈالنے کے بجائے آپ اس پہ ورک کرو، اس کے سیلف گروتھ پہ ورک کرو. یہ والا جو عنصر ہے کمپٹیشن کا ہمارے معاشرے میں، اس وجہ سے ہمارے بچے ٹوٹلی رٹا سسٹم میں چلے گئے. ان کو کیونکہ رٹا جو ہے نا وہ اصل میں آپ جلد آپ جو ہے نا اس کو پورا سلیبس کور کر لیتے ہو، لیکن جب آپ سلیبس کو سمجھانے بیٹھو گے تو اٹ ول ٹیک ڈبل دا ٹائم جو ہے نا کہ آپ ایک بچے کو ایک چیپٹر جب سمجھانا شروع کرو گے تو وہ بہت زیادہ ٹائم رہے گا. ایک ایک چیز اس میں میننگز بتائیں گے، اس کی چیزیں اس کو ڈکٹیشن دیں گے، اسپیلنگ ٹھیک کرائیں گے. لیکن جب وہ بس کہیں گے بس یہ پیرا ہے، اس کو آپ نے رٹ کے آ جانا ہے، وہ بچہ اب جیسا تیسا ہے وہ ادھر ہی بیٹھ کے وہ ہل کے رٹ کے لے کے جو ہے نا وہ چلے گا. یہ کمپٹیشن کا عنصر انہوں نے ڈالا ہوا. یہ انتہائی بچوں کی جو ذہنی نگہداشت اور وہ جو ذہنی جو ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ تو ٹوٹلی باکس کے اندر ڈال دیا ہے. ہمارے کیوں نہیں یہاں پہ اب تھنکرز پیدا ہو رہے؟ علامہ اقبال جیسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ علامہ اقبال جیسے لوگ جو تھے یہ رٹے بازی میں نہیں تھے، یہ آؤٹ آف دی باکس سوچتے تھے. ان کی ماؤں نے تربیت ایسی کی تھی کہ آپ نے کمپٹیشن نہیں کرنا، آپ نے انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنی ہے اپنی، جو کہ اب نہیں ہے. بالکل، اب تو ریٹ ریس ہے. اب تو ریٹ ریس ہے. بچے جو ہیں اچھا وہاں سے فری ہوتے ہیں تو وہی جیسے ہماری بہن نے بات کی اسکرین ٹائم بڑھ گیا، وہ موبائل میں چلے جائیں گے. وہ موبائل جو ہے نا کیونکہ وہ ٹرینڈ اور فیشن اس لیے بن گیا ہے کیونکہ یہ اسپیشلی پروگرامنگ ان کی ایسی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت لوگ جو ہے اس پروگرامز پہ دیں. جو ہماری جو مختلف سوشل ایپس ہیں ان کا دیکھیں، ان کے پیچھے ان کا پورا پینل بیٹھا ہوا ہے، ان کی پروگرامنگز ہیں، ان کے سائیکولوجیکل لوگ جو اس چیز پہ ورک کرتے ہیں کہ کیسے کسٹمرز کو یہاں پہ کھینچا جائے، انگیج کیا جائے. وہ تو اپنا بزنس کما رہے ہیں نا. لیکن کیونکہ بچے اتنا زیادہ انوالو ہو گئے ہیں، وہ اب کنیکشنز
बजाय ये कि दोस्त के घर जाके पता करने के कि उसकी तबीयत कैसी है, एक मैसेज वो कर देंगे सोशल ऐप के थ्रू और सबको पता चलेगा जी इसने पोस्ट किया, इसने ये किया। वो एक फैशन के तौर पे बच्चों ने ले लिया। बच्चों के तो वो तो नादान है ना, बिल्कुल उनको तो नहीं समझ कि ये टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करें, क्या करें। वो फ्री टाइम में ये करने शुरू हो जाते हैं। तो उनका अब आप खुद देखें उनके नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा होगा। बिल्कुल उनको क्या दिल करेगा वो बाहर जाके गर्मी में खेल कूद करें, क्योंकि उनको ऑप्शन ही घर में इस तरह के दे दिए गए। सही, पेरेंट्स को एक जगह बैठो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो और बस हिलना नहीं है। हाँ, ना कोई मेहनत करनी है। हाँ, वो पेरेंट्स भी कहते हैं चलो लगा हुआ है कंप्यूटर में, लगा हुआ है, ऐसे एटलीस्ट खामोश तो है, हमें तंग नहीं कर रहा। हाँ, कुछ मतलब उनको कोई नींद की दवाई नहीं देना पड़ती। पहले ज़मानों में माएँ जो है, जो बच्चे शरारती थे थोड़ा बहुत, वो कफ सिरप पिला देती थी कि चलो ये सो जाए। लेकिन अब कफ सिरप के बजाय ये आ गए, गैजेट्स आ वो गए। गैजेट्स आ गई हैं। छोटी छोटी बच्चे 3-3 बजे रात के बैठ के लैपटॉप इस तरह गोद में रख के बस इस तरह के वो वीडियोस देखते रहते हैं, ये करते रहते हैं। उनका ठीक है, उनका वो अवेयरनेस ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास दुनिया की ये भी जरूरी है, लेकिन एक जो है वो लिमिटेड टाइम उनको दिया, लिमिट टाइम। आप उनको कहें कि आपका ये स्केड्यूल है दिन का, आपको इजाजत है, बट ये 2 घंटे से ज्यादा आपने यूज नहीं करना। सही, ये सख्ती जब पेरेंट्स करते हैं तो फिर पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया जाता है। बच्चे कहते हैं हमने खाना नहीं खाना, हमने आपकी बात नहीं सुनी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अब हमारी मर्जी चलेगी। ये जो खाना नहीं खाना वाला जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं बहुत ज़्यादा, इसके हवाले से शिकायत भी मिलती हैं और बहुत सारे बच्चे ये कर भी रहे होते हैं कि आपने हमारी बात नहीं मानी, अब हमारा जो है वो बाइकआउट हो गया खाने से। मेहरीन, इसका क्या हल है? हुमा, पेरेंट्स ने और फैमिली मेम्बर्स ने बच्चों की जो टेस्ट, वही मैं बात कर रही थी कि टेस्ट बर्ड्स, फास्ट फूड यूजुअली जो होता है जैसे कि कपकेक्स हो गए, नगेट्स हो गए, जिंगर, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, स्पेशली जो बाहर की चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिव्स होते हैं जो कि हम यूजुअली अपनी होम कुकिंग में यूज़ नहीं कर रहे होते। इसमें बहुत सारे मल्टीफायर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे फूड कलर्स होते हैं, फूड फ्लेवर्स होते हैं, एसेंस जो हैं वो डिफरेंट किस्म के इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स ना उसमें यूज़ हुए हुए होते हैं। कुछ उसको क्रंच देने के लिए, कुछ उसको ख़ास किस्म के कुछ ऑयल्स होते हैं जो प्रोसेस, फॉर एग्जांपल आप एक जिंगर बर्गर की एग्जांपल ले लें या फ्रेंच फ्राइज़ की एग्जांपल ले लें, जो एक चेन ऑफ ब्रांड जो वो बना रहा है, वो कितने प्रोसेस से गुजार के वो फ्रेंच फ्राइज़ को बनाएगा और उस प्रोसेस के बाद वो बच्चा उस फ्रेंच फ्राइज़ को कंज्यूम कर रहा है। माँ ने घर में फ्रेंच फ्राइज़ कैसे बनाए, वो सिंपल आलू काटे एंड फ्राई कर लिया। अब उसमें फ़र्क क्या है, बच्चे का टेस्ट डिवेलप हो गया है उन फ्रेंच फ्राइज़ के जो कि वो बाहर से लेता है, ठीक है, वो एमल्सीफायर्स के उसके टेस्ट बर्ड्स उसके आदी हो गए हैं, बिकॉज वो चीज़ें टेस्टी होती हैं, ठीक है, नो डाउट वो चीज़ें टेस्टी होती हैं। उसमें जब इतनी ज़्यादा चीज़ें वो ऐड करते हैं, उनका मकसद ये होता है कि वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ्लेवर इन्हांस हो, ताकि कस्टमर चाहे वो 800 रुपए का भी बर्गर दे रहे हैं तो कस्टमर ख़रीदने पर मजबूर हो जाए। लेकिन होता यह है कि बच्चे उस फ्लेवर के, उन्हीं चीज़ों के एडिक्टेड हो जाते हैं, और जब वो उसी चीज़ के एडिक्ट हैं तो उनको घर का फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा, उनको कभी भी घर का लौकी गोश्त अच्छा नहीं लगेगा, उनको कभी भी घर की रोटी अच्छी नहीं लगेगी, सब्जी तो वैसे ही नहीं, सब्जी तो वो वैसे ही निकाल देंगे, बिकॉज दे वांट कि हमें वही शवरमा मिले, वही हमें पीटा ब्रेड जो है वही चीज़ हमें मिले हर खाने में। सो मदर्स यूजुअली क्या करती हैं कि वो बच्चे को किसी तरीके से खिला दूं के मकसद में वो वही चीज़ें बनानी शुरू हो जाती हैं जो कि बच्चे को पसंद होता है। हमारे टाइम पे क्या होता था, मैं हमेशा अपनी मदर की ये बात याद करती हूँ कि हम जब स्कूल से आते थे और पूछते, ज़ाहिर भूख लगी होती थी, अम्मी खाने में क्या बना है, तो अम्मी कहती थी ये बना है, और अगर हमें पसंद नहीं होता था तो मेरी अम्मी हमेशा कहती थी खाना है तो खाओ वरना सो जाओ। एंड आप यकीन करें इतनी भूख लगी होती थी कि हम वही चीज़ खाते थे। और मदर सब्जी भी बनाती थी, उसमें गोश्त भी होता था, दाल भी होती थी, चावल भी होते थे। कोई ऐसा ट्रेंड नहीं था कि दाल चावल नहीं खाना तो चलो पास्ता बना दो, या जी मैक्रोनीज बना दो, या चाउमीन बना दो, जो घर पे मैंने तो ये बना दिया, अगर तुमने नहीं खाना तो ऑर्डर कर लो। एग्जैक्टली तो वो ये चीज़ है कि उसमें हफ्ते में एक आध दिन हमारा होता था कि एक आध दिन पे आप कोई बाहर की चीज़ लें, बट यूजुअली हमारे जहन में ये एक बात पॉइंट फिट था कि घर का ही खाना है, सही, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से किसी हद तक ये सख्ती बच्चे के बेनिफिट के लिए, बच्चे की बेहतरी के लिए करने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल। और डाइटिशियंस इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने, लाइक मेरे पास अगर पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा ओबीस है, आजकल 8-8 साल के बच्चों में मॉर्बिड ओबेसिटी है, 6-6 साल के बच्चे को ग्लासेस लगी हुई हैं, ये गैजेट्स की वजह से बच्चों को ग्लासेस लगी हैं, आई साइट उनकी वीक है, बच्चा ओवरवेट हुआ हुआ है। उनके पेरेंट्स जब आते हैं, जब हम उनको हेल्दी डाइट बना के देते हैं, मदर कहती है कहीं से नगेट फिट कर दें, कहीं से बर्गर फिट कर दें, इसकी पसंद की भी चीज़, इसकी पसंद की चीज़ आ जाए, इस प्लान में कहीं कप केक फिट कर दें, तो वो चीज़ें हम वी कैन नॉट फिट।
हम बच्चे के प्लान में हम अगर यही चीज़ें हमने प्लान में हमने ऐड करनी है तो फिर उसका डाइट प्लान बनाने का कोई मकसद नहीं रह जाता। सो ये चीज़ है कि काउंसलिंग दोनों एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइटिशियन के एंड पे भी और टीचर्स के एंड पे भी। पीयर ग्रुप प्रेशर बहुत ज़्यादा बच्चे को होता है। अभी बच्चे कहते हैं कि दूसरा बच्चा ये ला रहा है तो मैं अंडा पराठा कैसे लेके जाऊँ, बट आज भी मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बच्चे को वही अंडा पराठा दे रहे हैं और बच्चा वही चीज़ अपने स्कूल लेके जाके खा रहे हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें बैलेंस लेके आना होगा। हम बच्चे को बिल्कुल आउट ऑफ द वे भी नहीं लेके जा सकते कि दुनिया एक डगर पे है तो हम अपने बच्चे को बाय फोर्स किसी और डगर पे चला दें। हमें थोड़ा सा ट्रेंड को भी देखना है, थोड़ा बच्चे की काउंसलिंग भी करनी है, उसको प्यार मोहब्बत से समझाना भी है, उसको सही गलत का फ़र्क भी बताना है, उसको हेल्दी अनहेल्दी की भी एजुकेशन देनी है। तो मेरे ख्याल से बच्चे आजकल के बहुत जो हैं वो स्मार्ट हैं, बहुत शार्प हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। अगर वो गलत चीज़ों को इतनी जल्दी पिक कर लेते हैं तो वो सही चीज़ को भी पिक कर लेंगे। बिल्कुल, अगर हम उनको बताएंगे तो अब हम किस तरह से उनको समझा सकते हैं और बता सकते हैं और उनकी ज़हनी नशोनुमा को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।